उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि इससे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है और करण मेहरा जी से हम बात करेंगे इस पूरे चुनाव को लेकर, राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। करण मेहरा जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। और इस प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल, जो उत्तराखंड के बागेश्वर में ये उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं। और इसलिए ये चुनाव जो है सिर्फ बागेश्वर ज़िले के लिए नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी इसको लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी पार्टी इस चुनाव को किस तरीके से ले रही है? हम बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे देश और प्रदेश के हैं उसको लेकर जनता में क्या है। चाहे वो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई घटना हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो बेटियों के साथ दिल्ली में हो वो हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे ममता हत्याकांड हो, चाहे पिंकी हो, और उत्तराखंड में जो 700 से ज़्यादा रेप केसेस दर्ज हुए हैं इस वर्ष में, जो रिकॉर्ड बना है, उसको लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है। भर्ती घोटालों को लेकर कितनी नाराज़गी है, पटवारी पेपर लीक को लेकर कितनी नाराज़गी है, जोशीमठ के सय को लेकर, जो उत्तराखंड में जोशीमठ है जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसके संग जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया है उसको लेकर जनता के बीच में कितना आक्रोश है। केदारनाथ बाबा के नियम तोड़ने से लेकर सोने के मामला जो आया था, गोल्ड गायब होने का, उसको लेकर जनता के बीच में क्या है, इसको हमारे लिए परखने की ज़रूरत है। और जिला विकास प्राधिकरण में पहला सुसाइड इसी बागेश्वर में हुआ और अग्निपथ योजना के बाद भी पहला बेरोजगार युवक जिसने आत्महत्या की अग्निपथ योजना से परेशान होकर, वो भी इस बागेश्वर का था। तो ये हमारे लिए देखने वाला चीज़ भी है, टेस्ट भी है कि आखिर जनता इसको कैसे ले रही मुख्यमंत्री के खुद मॉनिटरिंग की और बार बार यहाँ आने की बात, तो मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी घबराहट में हैं और इससे हमारा मनोबल और बड़ा है। अगर मुख्यमंत्री इस इलेक्शन को लेकर घबराहट में नहीं होते तो लगातार पहले वो यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने वर्चुअल एक मीटिंग ली, उसके बाद वो 2 दिन के लिए फिर उनका प्रोग्राम बना है। इसका मतलब कांग्रेस पूरी ताकत में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट है। एक सवाल इससे आता है कि कांग्रेस जो कि यहाँ पे मजबूत स्थिति में लड़ रही है, लेकिन एक सवाल ये भी आया, कल हम लोगों ने बात की बीजेपी के भी नेताओं से, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता है जिनको टिकट दिया गया है वो बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आए हुए व्यक्ति को टिकट दिया, जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में चले गए। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी इस चीज़ को लेकर, जैसे बीजेपी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका फैसला ही रहा होगा इसे? निश्चित ही मेरा फैसला है और मैं उसको पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। उस बीजेपी को जिसके आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस से आयातित हों, उसको ये कहने की हिम्मत भी कैसे हो रही है, जिसका काम ही यही है। इन 9 वर्षों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने 10 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया है। 2017 को लोग भूले नहीं हैं। 9 विधायकों को आप अपने संग उठा के ले गए कांग्रेस के और उसी में से अधिकतर को आपने मंत्री बनाया। और आज भी आपके मंत्रिमंडल में जो लोग मंत्री हैं उसमें आधे से ज़्यादा कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो बीजेपी को इस तरीके के प्रश्न नहीं करने चाहिए। मैं क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में लेके आया हूँ, जिसको टिकट दिया है, वो उसकी पूरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। पिताजी उसके लगातार कांग्रेस में रहे। निश्चित ही युवा जिसमें आदमी होता है वो उसके अंदर एक आंदोलन भी होता है, आंदोलनकारी होता है। उसको लगा वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन अब वो जैसे जैसे मैच्योर हुआ और उसकी और मेरी 6-7 महीने से हम बातचीत में थे और मैंने उनको मोटिवेट भी किया कि तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, जो तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो अपने समाज की या सामाजिक कार्यों की, वो कांग्रेस में आके ही संभव है। आप बाहर से लड़ेंगे तो आप ठीक है, आप वोट ले आएंगे, कुछ लाएंगे, लेकिन संगठन का आपको ज़रूरत है और हमारे संगठन को आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपके अंदर लड़ने का मादा है। और मुझे खुशी है कि आज बसंत कुमार कांग्रेस के सदस्य हैं और लड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलने वाला, अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो सदन में अपनी बात को, अपने लोगों की बात को अच्छी तरीके से रख सके। इसलिए एक सवाल यहाँ आता है कि चंदन रामदास जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, इस बार मंत्री भी थे, और जो उनकी पत्नी है जो चुनाव लड़ रही हैं उनकी जगह, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि शायद वो
थोड़ा उम्र ज़्यादा है, अगर किसी युवा को टिकट दिया होता बीजेपी ने या कोई नए को यहाँ लाया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर एक चीज़ और आती है कि उनके साथ एक सहानुभूति है, महिला है। दूसरी बात कि महिला होने के साथ साथ एक सहानुभूति भी है। क्या ये कारण है जिससे कि वो 20 पड़ रही हैं? देखिए, सहानुभूति कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सहानुभूति की वजह से इतने लाखों लोगों का भविष्य चौपट नहीं किया जा सकता। कुछ अलग तरीके से मदद हो सकती है, हम उनके साथ खड़े। चंदन राम दास जी की मृत्यु निश्चित ही दुख देने वाली है। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन चुनाव है और चुनावों में हम अगर सहानुभूति के बल पर लड़ाएं और मालूम पड़ा कैंडिडेट वहाँ कुछ कर नहीं पा रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसमें जनता का भविष्य जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने चंदन राम दास जी की मदद नहीं की। 6 डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल से ठीक चुनाव से पहले हटाना इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चंदन राम दास जी की भी नहीं सुनी। और रही बात उनकी पत्नी के लड़ने के 20 होने की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लोगों में परिवर्तन की लहर है, क्योंकि 16-17 साल से लगातार चंदन राम दास जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस तरीके से जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता। अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। सीवर लाइन की कई बार घोषणाएं होती, कुछ होती, इलेक्शनों में आगे मुख्यमंत्री और मंत्री कई किस्म की बातें करते, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। और भी बहुत सारे यहाँ के ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है। नौकरियों को लेकर नाराज़ी है, भर्ती घोटालों को लेकर नाराज़ी है, बॉबी पवार के साथ जो यहाँ किया गया उसको लेकर नाराज़ी है और निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी। जब से उत्तराखंड बना है, जब उस तब से लेकर अब तक ये देखा गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है 5 सालों तक वो नहीं रहता है। बीजेपी की अगर पिछले कार्यकाल की बात करें 3 मुख्यमंत्री बदले गए और इस बार धामी को जब लाया गया तो वो अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा उपचुनाव जीत के वो आए। क्या आपको लगता है कि धामी की इस बार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और इस बार बीजेपी को वो नहीं करना पड़ेगा जो इससे पहले उत्तराखंड की सभी सरकारों में देखा गया कि कोई 5 सालों तक मुख्यमंत्री यहाँ नहीं रह पाया? ये डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी की। अगर बात करें, बीजेपी ने 1 से 1 30 मार खा दिए। जनरल खडूरी को छोड़कर और किसी को भी मैं इस लायक नहीं समझता कि वो बहुत अच्छा कर पाया, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना सोच है, ना विज़न है। कांग्रेस की अगर आप बात करें, नरेंद्र तिवारी ने बेशुमार काम किए और ऐसे कार्य किए जो एक नज़ीर के रूप में देखे जा सकते हैं। सिडकुल की स्थापना से लेकर तमाम दुनिया भर के काम। उसके बाद हरीश रावत भी 2.5 साल रहे। उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरे मित्र, 2 लाख लोगों को भी यहाँ पेंशन नहीं मिलती तो उस पेंशन की कैटेगरी को 6 लाख के आसपास तक ले गए। 450 की पेंशन को उन्होंने 1000 तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने केदारनाथ जब बिल्कुल क्षय हो गया था, केदारनाथ बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, उसको इतने अच्छी तरीके से रिकॉर्ड टाइम में उसको दोबारा बनाया, जिसकी तारीफ खुद उमा भारती ने, जो बीजेपी की बड़ी नेता, उन्होंने करी। बाबा रामदेव वहाँ गए और उन्होंने भी तारीफ की कि हरीश रावत ने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री बात, इनके मुख्यमंत्री को फटी जीन्स की बात करता है, कोई यूके की जगह इंग्लैंड की जगह क्या कहता है अमेरिका के गुलाम रहे ऐसी बातें करता है। किसी के ऊपर सूर्यधार का मामला है, किसी के ऊपर अन्य चीज़ के मामले, तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। और कांग्रेस लोग मानते हैं इस बात को कि सरकार चलाना केवल कांग्रेस को आता है, विरोध करना बीजेपी को आता है, और इस बात की चर्चा आम आदमी में रहती है। एक और धामी को लेकर चल रहा है कि वो यूसीसी की बात की जाती है तो उत्तराखंड का नाम पहले आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी बनाई गई उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने उस कमेटी कह सकते हैं कि आगे आके उन्होंने इस चीज़ को देखा। दूसरा, मजार और तमाम ऐसे विवाद हैं जो लगातार उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे? देखिए, दोनों मुद्दों में फ़र्क है, आपने मिक्स कर दिया। मैं पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आता हूँ। हमारी चिंता कुछ और है। एक तो ड्राफ्ट अभी तक ना आपको पता है ना मुझे पता है कि उसमें ड्राफ्टिंग क्या हुई है। हमारी चिंता संविधान में प्रदत्त उन अधिकारों को लेकर है जो यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, रिच विरासत है, उसको संरक्षण के लिए जो अधिकार हमको संविधान में देंगे, उनको हम पोषित कर रहे हैं या उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, इस बात की जानकारी नहीं। गोवा में भी
इसी तरीके का एक है, लेकिन उसकी जो खामियां हैं क्या वो इस वाले ड्राफ्ट में है या नहीं, उसकी जानकारी नहीं। आपको आश्चर्य होगा, जो सरकार ने बैठक बुलाई उस पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था। 3 पत्र मैंने मुख्यमंत्री और शासन को लिखे कि मेरी ये क्वेरीज हैं, इनकी मेरे को जानकारी दीजिए, ताकि मैं स्टडी करके संविधान की और आपने जो ड्राफ्ट किया उसकी स्टडी करके उस बैठक में आना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कोई जवाब सरकार ने संतुष्ट करने वाला नहीं दिया। तो इससे मुझे खतरा है, क्योंकि देश कई राज्यों, छोटे छोटे राज्यों को एक करके भारत संघ का निर्माण हुआ, और उसमें हमको आदिवासियों के अधिकार, उनके कल्चर को बचाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए, जौनसार भाबर के लोगों के लिए कुछ अधिकार दिए गए, जो रिच उनकी जो है, हमारे थारू हैं, बुक्सा हैं, भोटिया जनजाति हैं, इनकी रिच उसको बचाने के लिए भी कुछ अधिकार करते हुए दिए। तो SC OBC के लिए जो हमारे विशेष अधिकार है, उनका UCC में ये क्या करने वाले हैं, ये हम जानना चाहते हैं, तब हम इस पर कुछ बोलेंगे। और फिर अधिकार केवल विवाह के अधिकार, बच्चे पैदा होने के अधिकार तक क्यों सीमित हैं? हम कह रहे हैं समानता की, अगर आप बात कर रहे हैं, समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी समानता होनी चाहिए, शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए, रहन सहन में भी समानता होनी चाहिए। टैक्स दिल्ली वाला भी उतना ही दे रहा है, मुंबई वाला भी उतना ही दे रहा है, और इस बागेश्वर और पिथौरागढ़ का आदमी उतना ही दे रहा है, लेकिन जो सुविधाएं दिल्ली के आदमी को, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के आदमी को नहीं है, तो ये समानताएं भी होनी चाहिए। ये हमारा कांग्रेस का स्टैंड है। दूसरी बात, आपने मज़ारों की बात कही। अतिक्रमण के नाम पर 6 फीट बाय 4 फीट की मज़ारें तो तोड़ी गई, लेकिन जब हमारे हिंदू सनातन धर्म, जिसका मैं भी पालन करता हूँ, उसके मंदिर जो जंगलों में, जब उनकी बारी आई तो अब सरकार मौन साध के बैठ गई। आगे को बढ़े ना, बताए ना क्या करना चाहते। करण मेहरा ने पहले दिन प्रस्ताव रखा था कि जो 100 साल से पुराने मंदिर, मस्जिद, मज़ार, गुरुद्वारे हैं, इनको रेगुलराइज करिए, इनकी मैपिंग कीजिए, उससे आगे कोई फर्दर कोई नया कंस्ट्रक्शन ना हो, इसको करिए। लेकिन मज़ारें तोड़ने वाले आज चुप बैठ गए, क्योंकि जब गरजा मंदिर की बात आई, जब धारी देवी की बात आई, जब अन्य मंदिरों की बात है, तब इनको सांप सूंघ गया, कि इनको लगा हमने जो खेल खेला था ये अब उल्टा पड़ने वाला है। तो मैं, क्योंकि इस देश में जितने नागरिक रहते हैं उनको नागरिक की दृष्टि से देखना चाहिए, उनको हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो सब इस देश के नागरिक हैं, और सबको अधिकार प्राप्त है अपना धर्म मानने का, अपने जातिगत अपने जो संस्कार हैं उनको मानने का है। बताए बीजेपी के ये संविधान को मानती है या नहीं मानती? एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं कि आज घटनाक्रम हो रहा है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई है, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसका एक अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है। और ये हो रहा है कि अब पूरे देश में एक चुनाव होगा, और एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। बार बार चुनाव से बड़ा नुकसान होता है। तो कांग्रेस पार्टी की अब अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली ये कितना संभव है, कितना नहीं है, ये तो जब एक बार चुनाव इस तरीके का होगा उससे समझ में आएगा। क्योंकि हमने देखा पेट्रोलिंग पार्टीज़, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, बहुत बहुत बड़ी ताकत एक इलेक्शन में लगती है। कहने और सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इतने स्टेट्स की एक साथ चुनाव कराना, MP और MLAs के चुनाव साथ कराना, ये कितना संभव होगा, ये समझ से परे है। इसी उत्तराखंड में बीजेपी का भी शासन है, कांग्रेस का शासन है, पंचायत तक तो एक साथ नहीं करा पा रहे। हरिद्वार क्षेत्र के पंचायत चुनाव अलग होते हैं और बाकी के उत्तराखंड के अलग होते हैं। तो बातें बड़ी बड़ी होती हैं, नए नए शगुफे आते हैं। 15 लाख से लेके बुलेट ट्रेन तक हमने देखी है, और हमने स्मार्ट सिटीज़ भी देख ली हैं, अब इसको भी देखेंगे। इंडिया गठबंधन हुआ, अभी उसकी बैठक भी चल रही है मुंबई में, और इंडिया गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। कांग्रेस क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो उसकी सहयोगी दल है, इससे जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उस समय ये आएगी आपके पास कि किस तरीके से हम उस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। टिकट शेयरिंग की बात आएगी, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व है, उन दोनों के बीच विरोधाभास रहा आम आदमी पार्टी को लेके। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस का किसी पार्टी से कोई सामंजस्य नहीं है अभी, और ये हाईकमान ने तय करना क्या करेंगे। पर मेरा इतना ही कहना है कि एक पार्टी 35 से 36% वोट लेके आई है, और एक 3% वोट लेके आई है। तो ये आम आदमी पार्टी भी जाती है, कांग्रेस भी जानती है। जहाँ हमको लगेगा हमको आम पार्टी को मदद करनी है, उनके संग खड़ा होना है, कांग्रेस उन स्टेट्स में आम आदमी पार्टी के संग खड़े होगी। जिन स्टेट में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है और कांग्रेस बेहतर कर रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियाँ कांग्रेस के साथ खड़ी होंगी। तो ये है। दूसरी बात, फिर से हम लौट के आते हैं कि ये उपचुनाव पर, उपचुनाव को लेकर एक 2 दिनों का समय बचा हुआ है, और
दोनों ही तरफ से देखा जाए कि आपके भी बड़े नेता लगे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, और बीजेपी के भी बड़े नेता लगे हुए हैं। तो किस तरीके से अब इस चुनाव का जो नेक्स्ट 48 घंटे है उसको आप देखते हैं, चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, हम अपना जो तरीका है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हम बूथ कमेटीज़ उन पर ध्यान दे रहे हैं। चिंता इस बात की है कि प्रशासन और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और मुझे डर है कि इन 2 रातों में 1, 2, 3, 4 ये 4 रातें आज हमारे लिए कत्ल की रातें हैं। इन रातों को अगर कांग्रेस ने ढंग से पहरेदारी कर ली तो हम ये चुनाव जीत जाएंगे। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि अपने गाँव, अपने इलाकों को छोड़ के कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि जिस तरीके से बाहर से लोग आके यहाँ घूम रहे हैं, नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अन्य जगहों से यहाँ आए हैं और वो गाँव में घुसे हुए हैं। वो किस नियत से गाँव में रात्रि विश्राम करें, ये एक सोचनीय प्रश्न कांग्रेस के लिए है। और हमने अपने साथियों से कहा कि पहरेदारी करें, खरीद फरोख्त ना हो पाए और गलत काम ना हो गाँव में, उसकी तैयारी हम लोग ने की है। तो ये एक तरीके से आप बहुत बड़ा आरोप भी है बीजेपी के ऊपर कि वो इस चुनाव के लिए इतने आगे तक चली जा रही है कि उस अलग जगह से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। तो ये आप अपनी जीत मानते हैं? डिफॉर्मेशन के केसेस होंगे अभी 5 तारीख के बाद, उसमें आपकी जानकारी में आएगा कितने लोगों को धमकियाँ दी गई, कितने लोगों को परेशान किया गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम अभी चुप बैठे हैं, क्योंकि चुनाव में हम नहीं चाहते माहौल ख़राब हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हदें पार की हैं और निश्चित ही सरकार बदली जाएगी। इससे इस इलेक्शन से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जब सरकार बदली जाएंगी तो हाकिम का हिसाब जो है हाकिम करेगा। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, और करण मेहरा जी का साफ कहना था कि बीजेपी इस चुनाव से डरी हुई है और इस चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारियां बीजेपी कर रही हैं, डिफेमेशन केस और तमाम बातें सामने आ रही हैं जो 5 तारीख के बाद देखना होगा। लेकिन इंतज़ार यहाँ के लोगों को 8 तारीख का रहेगा, क्योंकि 8 को वोटों की गिनती होगी और एक तरीके से नया व्यक्ति या कह सकते हैं कि कौन यहाँ पर जीत का ताज किसके सर बनता है, ये बहुत महत्व होगा। आप हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको कि आगे भविष्य में जो भी कुछ हो वो बेहतर हो। धन्यवाद।